अमेरिका उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन को जवाब देने के लिए दक्षिण कोरिया में परमाणु हथियारों की तैनाती कर सकता है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि किम अपने दुश्मन देशों के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक रोज पहले ही किम ने 2 ऐसी क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया था जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। और इसके बाद से ही दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों में परमाणु हमले का खौफ बढ़ गया। उन्हें लगने लगा कि किम कभी भी परमाणु बम छोड़ सकते हैं, क्योंकि मिसाइलें तो वो पिछले 15 दिन से लगातार दाग ही रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों से किम ने खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण करके जापान सागर को दहला रखा है। उनकी एक मिसाइल तो जापान के ऊपर से ही गुजर गई थी। उस वक्त ऐसा लगा था मानो जापान अब किम की मार से नहीं बचने वाला। यही वजह है कि दक्षिण कोरिया ने पहले ही उनके परमाणु हमले का मुकाबला करने की तैयारी शुरू कर दी और उसने अमेरिका से गुहार लगाई है कि वो दक्षिण कोरिया में अपने परमाणु हथियारों को तैनात करे, क्योंकि किम जिस तरह के तेवर दिखा रहे हैं, माना जा रहा है कि उन्हें अमेरिका ही जवाब दे सकता है, जिसने काफी वक्त से दक्षिण कोरिया और जापान के साथ मिलकर किम के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इसी वजह से अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है और अब तो किम ने परमाणु हथियार ले जाने वाली मिसाइलों का परीक्षण भी कर दिया, जिसे सीधे सीधे अमेरिका को दी गई खुली धमकी के तौर पर देखा गया तो दक्षिण कोरिया के भी कान खड़े हो गए। उसने सीधे सीधे अमेरिका से कह दिया कि अब सिर्फ साथ में मिलिट्री ड्रिल करने से बात नहीं बनेगी, बल्कि अमेरिका को उसके यहाँ परमाणु हथियारों की तैनाती करनी होगी, ताकि किम के दिल में इस बात का डर बना रहे कि उत्तर कोरिया भी परमाणु हमले का निशाना बन सकता है। लेकिन दक्षिण कोरिया जैसा सोच रहा है वैसा हो जाएगा ये लगता नहीं है, क्योंकि किम एक के बाद एक जैसे कदम उठा रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि वो बस जंग चाहते हैं। इसीलिए मिसाइलें दागने के बाद उन्होंने लड़ाकू विमानों की ताकत भी दिखाई और दक्षिण कोरिया की सीमा के करीब अपने 10 फाइटर प्लेन भेज दिए। दक्षिण कोरिया ने आरोप लगाया कि उत्तर कोरिया के लड़ाकू विमान उसकी समुद्री सीमा के बेहद करीब पहुंच गए थे और उन्होंने वहां गोलियों की बरसात भी की थी। दक्षिण कोरिया ने दावा किया कि किम के फाइटर प्लेन का जवाब देने के लिए उसने भी F-35 लड़ाकू विमानों को भेज दिया, जिसके बाद उत्तर कोरिया के विमान वापस चले गए। दक्षिण कोरिया ने इसे किम की उकसाने वाली कार्रवाई बताया और उसने उत्तर कोरिया के 15 नागरिकों और 16 संस्थाओं को बैन कर दिया। दक्षिण कोरिया के मुताबिक बैन होने वाले लोग और संस्थाएं मिसाइल प्रोग्राम से जुड़े थे। इधर दक्षिण कोरिया ने किम से निपटने की तैयारी शुरू ही की थी कि उन्होंने जापान को एक बार फिर दहला दिया। जापान ने दावा किया कि उत्तर कोरिया ने उसे निशाना बनाकर मिसाइल दागी, जो कि उसकी समुद्री सीमा के काफी करीब आकर गिरी। जापान के मुताबिक उत्तर कोरिया ने इस बार जो मिसाइल छोड़ी उसने 650 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय की और उसकी सीमा के करीब समंदर में गिर गई। जापान ने दावा किया इस तरह मिसाइलें दागकर किम युद्ध को बुलावा दे रहे हैं। जापान के मुताबिक वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि उत्तर कोरिया जब चाहे जहां चाहे मिसाइल से वार कर सकता है। हालांकि अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान की तिकड़ी उन्हें जवाब देने की तैयारी में जुट गई है। इराक की संसद मिसाइल से हुए ताबड़तोड़ हमलों से दहल उठी। यह हमला उस वक्त हुआ जब बगदाद में इराक की संसद में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए विशेष सत्र शुरू करने की तैयारी चल रही थी और इसी दौरान संसद भवन के पास मिसाइलें गिरने से दहशत फैल गई। एक मिसाइल तो संसद की इमारत के ठीक बाहर आकर गिरी, जिसके फटते ही वहां धुएं का बड़ा गुबार उठता दिखा। थोड़ी देर बाद ही एक और मिसाइल पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के पास फटी। अचानक हुए इन धमाकों से वहां अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाकर भागते नजर आए। इन हमलों में संसद भवन के अलावा ग्रीन जोन के दूसरे इलाकों को भी निशाना बनाया गया। वहां भी धमाके होते दिखाई दिए। असल में बगदाद का ग्रीन जोन वो इलाका है जहां से इराक की सरकार चलती है। राष्ट्रपति का आवास और संसद भवन समेत सभी बड़े सरकारी दफ्तर बगदाद के ग्रीन जोन में ही हैं। साथ ही दूसरे देशों के दूतावास भी इसी इलाके में हैं। और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इस इलाके में 1-2 नहीं बल्कि 9 मिसाइलें दागी गईं, जिसका मकसद संसद सत्र को किसी भी कीमत पर रोकना था, क्योंकि इराक में ईरान समर्थक मोहम्मद अल सुदानी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से बवाल मचा हुआ है और इससे पहले भी वहां के बड़े शिया नेता मुक्तदा अल सदर के समर्थक उनके विरोध में ग्रीन जोन को घेर चुके हैं और संसद भवन पर धावा भी बोल चुके हैं, जिसकी वजह से पहले ही 3 बार राष्ट्रपति का चुनाव करने की कोशिश नाकाम हो चुकी थी। लेकिन खबर है कि इस बार रॉकेट हमलों के बावजूद संसद की कार्यवाही रद्द नहीं की गई और अब्दुल लतीफ राशिद को नया राष्ट्रपति चुन लिया गया, जिन्होंने पद संभालते ही मोहम्मद अल सुदानी को इराक का प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर दिया। लेकिन माना जा रहा है कि इस फैसले पर मुक्तदा अल सदर के समर्थक चुप नहीं बैठने वाले और आने वाले दिनों में इराक में बवाल बढ़ सकता है, जिसकी नींव पिछले साल अक्टूबर में हुए आम चुनाव के बाद पड़ी थी, क्योंकि 329 सीट वाली संसद के लिए हुए चुनाव में किसी भी पार्टी या गठबंधन को बहुमत नहीं मिल पाया था और मुक्तदा अल सदर के गठबंधन ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी, लेकिन वो सरकार बनाने के लिए काफी नहीं थी। इसलिए दूसरे सबसे बड़े गठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाने पर बातचीत शुरू हुई। लेकिन दिक्कत यह है कि ये जो दूसरा सबसे बड़ा गठबंधन है वो ईरान का समर्थक है,
जिसके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मोहम्मद अल सुदानी का मुक्तदा अल सदर के समर्थक विरोध कर रहे हैं। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 में हुए दंगों के मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन पर आरोप तय कर दिए। उन पर दिल्ली में भीड़ को उकसाकर दंगा कराने का आरोप है और इसी केस में ताहिर हुसैन समेत बाकी लोगों के खिलाफ हत्या और अन्य धाराओं में आरोप तय कर दिए गए। ताहिर के घर जुटी भीड़ पर हथियार इकट्ठा कर हिंदुओं को मारने और माहौल बिगाड़ने का इल्जाम है।